कभी सोचा है कि इंडिया में इतने अलग अलग तरह के बैंक क्यों हैं? कुछ बैंक बहुत बड़े और मॉडर्न दिखते हैं, तो कुछ एकदम छोटे और लोकल से। तो आज हम इंडिया के इसी अनोखे बैंकिंग टूल बॉक्स को खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हर काम के लिए एक अलग टूल, मतलब एक अलग बैंक क्यों जरूरी है। अच्छा, एक बात सोचिए, एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है जो अरबों का बिजनेस करती है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा किसान है जो पूरी तरह अपनी फसल पर डिपेंडेंट है। दोनों एक ही देश में हैं, पर उनके बैंक इतने अलग अलग क्यों हैं? सवाल तो दिलचस्प है, और इसका जवाब पता है, इंडिया की पूरी इकोनॉमिक कहानी बताता है। तो चलिए इस पहेली को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो इतने सारे बैंकों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसकी जड़ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश के सबसे दूर दराज के गांव में बैठे इंसान से लेकर शहर के सबसे बिजी बिजनेसमैन तक हर किसी को बैंकिंग की सुविधा मिले। ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलने की बात नहीं है, ये असल में देश की तरक्की में हर किसी को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए इंडिया ने, आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल टूल बॉक्स तैयार किया। अब आप ही सोचिए, क्या एक ही हथौड़े से आप पेंच भी कस सकते हैं और कील भी ठोक सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही एक ही तरह का बैंक एक किसान, एक छोटे दुकानदार और एक बड़ी कंपनी इन सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए इस टूल बॉक्स में हर काम के लिए एक अलग स्पेशल टूल है। तो चलिए इस टूल बॉक्स के कुछ खास टूल्स पर फटाफट एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये सिस्टम के ऑलराउंडर हैं, सबके लिए हैं। फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जिनका काम छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना है। पेमेंट्स बैंक हैं जो डिजिटल पेमेंट को आसान बनाते हैं, लेकिन हाँ, ये लोन नहीं दे सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर गांवों और किसानों के लिए खास तौर पर बने हैं रीजनल रूरल बैंक्स। और आखिर में कोऑपरेटिव और लोकल एरिया बैंक्स हैं जो खास कम्युनिटीज की जरूरतों पर फोकस करते हैं। हम इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे टूल बॉक्स के सबसे कॉमन और सबसे मजबूत टूल से। ये है द बिग ऑलराउंडर्स, जो इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। और ये हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के सबसे जाने पहचाने चेहरे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या एससीबीज। ज्यादातर लोगों का अकाउंट एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई जैसे किसी बैंक में ही होगा। ये वो बैंक हैं जो लगभग हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, चाहे पैसे जमा करने हो, घर के लिए लोन लेना हो या कहीं इन्वेस्ट करना हो। ये समाज के हर तबके के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बड़े बैंकों को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 500 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो मिनिमम कैपिटल है जो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शुरू करने के लिए चाहिए। ये दिखाता है कि इन इंस्टीट्यूशंस को कितना बड़ा और फाइनेंशियली कितना मजबूत होना पड़ता है ताकि वो करोड़ों लोगों के भरोसे को कायम रख सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या बड़े बैंक हर कोने तक पहुंच सकते हैं? शायद नहीं। और यहीं पर हमारे टूल बॉक्स के कुछ स्पेशलिस्ट टूल्स काम आते हैं। अब हम उन बैंकों की बात करेंगे जिन्हें खास तौर पर उन लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग की पहुंच थोड़ी कम है। इनमें सबसे पहले आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या एसएफबीस। इनका मिशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें बड़े बैंक्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, एक छोटी किराना दुकान के बारे में, या एक सब्जी बेचने वाले के बारे में, या फिर कम इनकम वाली किसी फैमिली के बारे में। एसएफबीज इन्हीं लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बने हैं। और सरकार ये पक्का करती है कि ये बैंक अपने मिशन से भटके नहीं। कैसे? एक बहुत सख्त नियम के जरिए। इन बैंकों को अपने टोटल लोन का कम से कम 75% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे कि खेती, छोटे उद्योग और एजुकेशन को देना ही पड़ता है। ये नियम ये पक्का करता है कि पैसा असल में उन लोगों तक पहुंचे जो हमारी इकोनॉमी की नींव हैं। हमारे टूल बॉक्स में अगला औजार है डिजिटल रेवोल्यूशन की देन, पेमेंट्स बैंक। नाम तो सुना ही होगा, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इनका काम बैंकिंग को सुपर सिंपल बनाना है। आप इनमें 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पर एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, ये बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। इनका काम सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स को आसान बनाना है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? समझना बहुत आसान है। लोन देने की पावर। अगर किसी को अपना छोटा बिजनेस बड़ा करने के लिए कर्ज चाहिए तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास जाएगा। लेकिन अगर किसी को सिर्फ अपने फ़ोन से बिल भरने हैं या दोस्तों को पैसे भेजने हैं तो पेमेंट्स बैंक एकदम परफेक्ट है। मतलब एक उधार देता है, दूसरा सिर्फ भुगतान को आसान बनाता है।
अब बात करते हैं उन बैंकों की जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। रीजनल रूरल बैंक या आरआरबीज। जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका एक ही मकसद है, खेती और ग्रामीण इलाकों का विकास करना। और मजे की बात यह है कि इन्हें बड़े कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर करते हैं ताकि ग्रामीण भारत की फाइनेंशियल जरूरतें पूरी हो सकें। अब हम बैंकिंग के सबसे ग्रासरूट लेवल के फॉर्म को देखेंगे, मतलब कम्युनिटी और लोकल बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं जो किसी बड़े कॉरपोरेट हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों से पैदा होते हैं। इनकी पूरी दुनिया इनका अपना समुदाय या एक छोटा सा इलाका ही होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव बैंक। ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए वाले सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब यहाँ कस्टमर ही बैंक के मालिक होते हैं। इनका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने मेंबर्स की मदद करना और कम्युनिटी की सेवा करना होता है। ये एक काफ़ी यूनिक मॉडल है जिसे आरबीआई और राज्य सरकारें दोनों मिलकर रेगुलेट करती हैं। इसी सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं लोकल एरिया बैंक्स या LABs। ये बैंक्स तो हाइपर लोकल होते हैं। इनका काम सिर्फ 2 या 3 आसपास के जिलों तक ही लिमिटेड होता है। इनका आइडिया बहुत सिंपल है, अपने ही इलाके के लोगों से सेविंग्स जमा करो और उसी पैसे को अपने ही इलाके के बिजनेस को लोन देकर वहीं के डेवलपमेंट में लगाओ। इससे पैसा लोकल इकोनॉमी में ही घूमता रहता है। अब जरा इन दोनों बैंकों के स्केल का फर्क देखिए। एक तरफ है एक विशाल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसे शुरू करने के लिए चाहिए 500 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा लोकल एरिया बैंक जो सिर्फ 5 करोड़ रुपए में शुरू हो सकता है। ये 100 गुना का फर्क है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक बैंक पूरे देश के लिए काम कर रहा है, जबकि दूसरा सिर्फ एक छोटी सी कम्युनिटी के लिए। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बैंक इस पूरे सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं और कौन सी संस्थाएं इस पूरे ढांचे को मजबूती से थामे रखने का काम करती हैं। तो इस इंडियन बैंकिंग फैमिली में विदेशी मेहमानों की क्या जगह है? देखिए, फॉरेन बैंक यहाँ रेसिप्रोकल बेसिस पे काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जैसे को तैसा। अगर कोई देश इंडियन बैंकों को अपने यहाँ ब्रांच खोलने देता है, तो आरबीआई भी उस देश के बैंकों का यहाँ स्वागत करता है। ये एक तरह से फाइनेंशियल दोस्ती और आपसी सम्मान का मामला है। इतने सारे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कौन करता है? क्या सिर्फ आरबीआई? नहीं, इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम भी बैंकिंग सिस्टम की तरह ही काफ़ी डाइवर्स है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो सेबी उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई इंश्योरेंस खरीदता है तो आईआरडीआई नियम बनाता है। यहाँ तक कि चिटफंड जैसी लोकल चीज़ों के लिए राज्य सरकारी भी जिम्मेदार हैं। ये एक टीम की तरह है जहां हर प्लेयर की अपनी एक भूमिका है ताकि पूरा फाइनेंशियल मार्केट सेफ और स्टेबल रहे। तो इस पूरे कहानी का निचोड़ क्या है? लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां इकोनॉमी के हर हिस्से की जरूरत पूरी हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन हो जिसे हजारों करोड़ का लोन चाहिए, या फिर एक छोटा किसान हो जिसे बीज खरीदने के लिए बस कुछ हजार रुपए चाहिए। हर किसी के लिए उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से एक सही बैंक मौजूद हो। यही फाइनेंशियल इंक्लूजन का असली मतलब है। और आखिर में एक सवाल, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां यूपीआई और फिनटेक कंपनियां बैंकिंग की परिभाषा ही बदल रही हैं। ऐसे में क्या लगता है, भारत के इस बैंकिंग टूल बॉक्स में अगला नया और अनोखा टूल क्या होना चाहिए? हमें अपनी इकोनॉमी को और मजबूत बनाने के लिए अब किस तरह के बैंक की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।